गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर। जी चलिए, कल हम लोग 436 तक हम कर चुके थे। 37, 38, 39 ये सब रिश्ती से संबंधित धाराएं हैं। इनको आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा इनकी। अब ये 441 क्रिमिनल ट्रेसपास देखते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार। ठीक है, देखिए ट्रेसपास, अतिचार शब्द आप सब जानते ही होंगे। अतिचार क्या होता है? क्या होता है अतिचार, कोई बताएगा? किसी किसी की प्रॉपर्टी में सर उसकी बाउंड्री को क्रॉस करना, उसकी मर्जी को या जी फोर्सफुली। जी, तो ट्रेसपास का मतलब है कि किसी की सीमाओं का उल्लंघन करना, है ना। किसी की बाउंड्री है, सीमा है, किसी प्रॉपर्टी है, उस पर आप अगर अनधिकृत रूप से एंट्री कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा ट्रेसपास। और एक विशेष प्रकार का ट्रेसपास यहाँ बताया गया है, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। ये कह रहा है हुएवर एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस or to intimidate, insult, or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult, or annoy any such person, or with intent to commit an offense, is said to commit criminal trespass। क्या समझ आया भाई? 441 आपराधिक अतिचार की बात करता है। ये कह रहा है कि जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे। एक बात, अपराध करने के आशय से घुस रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त करे, अपमानित या क्षुब्ध करे, ठीक है, तो ऐसे मामले को क्या कहा जाएगा? क्रिमिनल ट्रेसपास। अब एक और बात बता रहा है सेकंड में, सेकंड पैराग्राफ इसका कह रहा है और हैविंग लॉफुली एंटर्ड, मतलब कि उसने प्रवेश तो लॉफुली किया है, बट और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर, और अनधिकृत रूप से वहां जम के बैठ जाता है। क्या समझे? ऐसा कैसे होता है भाई कि एंट्री तो लॉफुली की थी और बाद में वो मामला गड़बड़ा गया। शीतल राज, किराए पर सर कोई मकान, हाँ, मान लीजिए रेंट इत्यादि के माध्यम से उसने एंट्री प्राप्त कर ली और उसके बाद फिर वो वहाँ जम के बैठ गया। खाली नहीं कर रहा। हाँ, और क्या कर रहा है? unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult, or annoy any such person or with intent to commit an offense। ठीक है, वह आपराधिक अतिचार करता है, यह कहा जाता है। 441 जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा बताता है। समझ आ गया भाई? जी, समझ आया कि नहीं आया? 441 में अपने स्टेट का अमेंडमेंट भी है। आपके बैरेक्ट में लिखा होगा राज्य संशोधन, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। यहाँ 441 क्या कह रहा है? यूपी, चूँकि हमारा यूपी का ही एग्ज़ाम है तो हमें यूपी के पर्पज़ से इसको समझना चाहिए। वो पूछ सकता है एग्ज़ाम में, whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult, or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there
with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense। देखिए ये बात तो लगभग वही है जो हमने ऊपर सामान्य धारा में पढ़ी है। इसका अगला जो पैराग्राफ है ये कह रहा है और हैविंग एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स of the Criminal Law UP Amendment Act 1967 with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property, fails to withdraw from such property or its possession or use when called upon to do so by that another person by notice in writing duly served upon him by the date specified in the notice is said to commit criminal trespass। देखिए ये उत्तर प्रदेश में अलग से संशोधन किया गया था और ये क्या कह रहा है कि ये मतलब कि मानिए कि जो भूमाफिया लोग हैं उनके लिए, भूमाफिया तो आप समझते होंगे। ज्योतिका वर्मा क्लास में मुझे नज़र आ रहे हैं। ज्योतिका वर्मा जी, प्लीज़ ओपन योर माइक। ज्योतिका वर्मा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? एनु, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी। ये कह रहा कि यह ऐसी संपत्ति का अपराधिकृत कब्जा ग्रहण करने या अपराधिकृत प्रयोग करने के आशय से चाहे दंड विधि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1961 के प्रवर्तन के पहले या पश्चात संपत्ति में या संपत्ति में प्रवेश करके ऐसी संपत्ति या इसके कब्जे या प्रयोग से उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर सम्यक रूप से तामील की गई लिखित सूचना द्वारा हट जाने के लिए कहने पर सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक हटने में असफल रहे, यह कहा जाता है कि वह आपराधिक अतिचार करता है। ठीक है, तो यूपी का यह संशोधन जो है कब किया गया? 1961 में किया गया। ठीक है भाई, क्या समझे? एक केस नोट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो ये नोट्स में दिया हुआ है, हो सकता है आपके बैरक में भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। नूरुल हुदा मकबूल अहमद, नूरुल हुदा मकबूल अहमद बनाम रामदेव त्यागी एवं अन्य, दो 2011, 3 क्राइम्स 69 सुप्रीम कोर्ट का केस है जी। इसमें क्या हुआ था कि किसी व्यक्ति के घर पे पुलिस अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके घर का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश किया था पुलिस ने। तो उसने कहा कि ये तो क्रिमिनल ट्रेसपास किया है पुलिस ने, और पुलिस पर उसने जो है मुकदमा इस तरह का कायम किया, जो कि सुनवाई होते 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 सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां पुलिस दल अपना शासकीय कर्तव्यों का पालन कर रहा हो और यदि वैसा पालन करने में अपेक्षित होने पर ताला इत्यादि तोड़ना पड़े और किसी के घर में जबरन घुसना पड़े, तो वैसा घुसना जो है आपराधिक अतिचार की कोटि में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। 442 Yes, sir. हाँ, 442 बात करता है हाउस ट्रेसपास की। देखिए अभी जो पहले 441 धारा बताई गई है वो क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहा है, और 442 जो है वो हाउस ट्रेसपास की बात कर रहा है, गृह अतिचार की बात कर रहा है। देखते हैं 442 क्या कह रहा है। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling, or any building used as a place for worship, or as a place for the custody or property, is said to commit house trespass। देखिए जहाँ भी हमने इन धारा, जहाँ भी जिस भी धाराओं में गृह संबंधी कोई बात पड़ी है,
तो ग्रह के बारे में यही बात सेम हर जगह बताई गई है। क्या क्या बताया इन्होंने? जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान, ये आपको जहां भी ग्रह संबंधी बात आएगी, चाहे वो धारा 380 में हमने पढ़ा हो, ठीक है, या उससे भी पहले जहां भी ग्रह मामला आया, तो ग्रह का यहाँ एक व्यापक रूप बताया है। ग्रह को केवल ग्रह हम वैसे नॉर्मली माने तो कोई जहाँ मनुष्य रहते हों उसे घर कहते हैं, ग्रह कहते हैं, गृह स्वामी, गृह प्रवेश, ठीक है। लेकिन यहाँ जी, चलियान जो है ये उसमें आएगा ना। हाँ, तो एक मतलब कि ग्रह को एक जो है व्यापक परिभाषा बताई गई है ग्रह की, कि ये सच एंड सच एंड सच एंड सच थिंग जो है वो भी ग्रह मानी जाएंगी। तो आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रह के अंतर्गत आते हैं सच एंड सच एंड सच, ए बी सी दे देंगे, उनमें से 3 ऑप्शन गलत दे देंगे, एक सही दे देंगे, ठीक है, या नेगेटिव सवाल पूछ लेंगे। ये देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप नेगेटिव सवालों के लिए भी तैयार होके जाना। नेगेटिव सवाल समझने में थोड़ा समय लगता है। नेगेटिव सवाल तो आप समझते होंगे, नेगेटिव सवाल कैसे पूछा जाता है? इनमें से कौन ग्रह नहीं है, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। तो क्या क्या बताया है? जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान, निर्माण, तंबू या जलयान जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब, ठीक है, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है। मान लीजिए कोई गोदाम है जहाँ हम संपत्ति रखते हैं अपनी, ठीक है। नॉर्मली जो गोदाम है, गोदाम में आपका सामान ही रहता है, संपत्ति रहती है, वहाँ गोदाम में कोई सामान्यतः मनुष्य निवास तो नहीं करते, ठीक है, ठीक है। प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है तो वह ग्रह अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। तो इन इन स्थानों में यदि कोई एंट्री करेगा तो वो ग्रह अत्याचार करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी सर। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ये क्या कह रहा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। स्पष्टीकरण कह रहा है कि आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अत्याचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। मतलब कि उस अत्याचार करने वाले के शरीर का कोई भी भाग अगर एंटर कर रहा है ऊपर बताई गई जगहों में, तो ये अपराध कारित हो जाएगा। क्या समझे इससे? जी, हाँ जी, बोलो भाई। सर जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त बॉडी का कोई भी पार्ट, सपोज पहले हम पैर रखें, हाथ रखें, उस टाइप से है, तो जो भी पहले पार्ट जाएगा तो वो अगर जाता है तो वो हमारा गृह अत्याचार के बस प्रवेश में आ वो जाएगा। अत्याचार की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। आपने एक जी। कदम भी अंदर रखा उस उद्देश्य के साथ, तो आपका वो कदम, एक कदम रखना ही पर्याप्त है इस धारा का अपराध बनने के लिए। बहुत बढ़िया। 443 बात करता है लर्निंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग, सॉरी लर्निंग नहीं, लर्किंग, जी। हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग टेकन precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit a lurking house trespass। 443 बात करता है प्रच्छन्न गृह अत्याचार की। ये कह रहा है कि जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है कि ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तंबू या जलयान में से जो अत्याचार का विषय है अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रचंड गृह अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। क्या समझ आया भाई? लर्किंग हाउस ट्रेसपास से क्या समझ आया राहुल गुप्ता जी? जी, सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझ।
लर्किंग का मतलब ऐसा। किसी की समझ में आया हो भाई क्लास में? राहुल गुप्ता जी की समझ में नहीं आया कोई? सर मतलब उसी इंसान से छिपाया जाए जिसकी हाँ। प्रॉपर्टी में हमने हाउस ट्रेस पास किया है, हाँ, जिसके ऊपर जिस प्रॉपर्टी में किया है उसका कब्जा है, उसी से छिपा के हाँ। सावधानी बरते कि उससे हम इसे छिपा लें। बिल्कुल छुप छुपा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, हम पूर्वावधानी बरत रहे हैं कि वो देख ना ले बंदा जो वहाँ से जिसे आपको वहाँ से हटाने का अधिकार है। उसे अधिकार किसे होगा? जो कब्जाधारी है वहाँ का, वही तो हटाएगा। तो नजरों से बचा के। प्रच्छन का रहेगा इसमें, प्रच्छन। हाँ जी, प्रच्छन। हाँ यही तो प्रश्न है, लर्किंग इसे तो कह रहे हैं वो, कि आप छुप छुपा के एंट्री कर रहे हो। ठीक है, प्रच्छन्न का मतलब यही है कि वो नजरें चुरा के सबसे बचा के एंट्री कर रहा है। ठीक है ना? और अगर रात्रि में कर रहा है तो इसके लिए लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है 444 सेक्शन नंबर 444 में। ये कह रहा है whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। और 443 वाला अपराध अगर कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व करेगा तो वहाँ वैसा अपराध जो है वो रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार के नाम से जाना जाएगा। समझ आ गया भाई? अब 400 इसका मतलब जैसे घर में कोई बाउंड्री से कूद के अगर के पीछे किसी के दरवाजे से घुसता है तब। हाँ मतलब वो कहीं से भी बचा के तो वो कहीं से भी घुस सकता है ना? अब ये हाउस ब्रेकिंग देखिए 445, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए हाउस ब्रेकिंग। इसमें एक सवाल तो ये बनता है कि हाउस ब्रेकिंग के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 445 में 6 व्यवस्थाएं दी गई हैं हाउस ब्रेकिंग की। 6 प्रकार से हाउस ब्रेक किया जा सकता है। तो ये सवाल भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 445 में कितने प्रकार बताए गए हैं जिससे कि हाउस ब्रेक किया जा सकता है। हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, इस शब्द को ही पहले पकड़ लीजिए। क्या कहता है ये शब्द? पारुल सिंघल, क्या होता है गृह भेदन? जी पारुल जी। जी सर। गृह भेदन शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो क्या समझ आ रहा है आपको गृह भेदन शब्द से? सर बताएं। सर मालूम नहीं है। हाँ संजीव जी बताना चाह रहे हैं, कोई बताएं। बात नहीं। हाँ बताइए संजीव जी। जी सर, सर जैसे मकान का कहीं तो तोड़ लेते, थोड़ा तोड़ फोड़ के उससे उधर अंदर घुस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पुराने जमाने में क्या होता था, वो नकब लगाना जिसे कह रहे थे, है ना? दीवार फाड़ी और दीवार में से घुस गए। अलमारी फाड़ी, पीछे से पता लगा कि अलमारी वाली जगह जो है थोड़ी वीक होती है, तो वहाँ से घुस गए। ये 6 प्रकार बताए हैं इन्होंने इसमें। 445 को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offense or having committed an offense therein, he quits the house or any part of it in any of such 6 ways, that is to say। तो ये कह रहा है गृह भेदन का जो पहला पैराग्राफ है वो कह रहा है कि जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है। यह कहा जाता है कब? यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है। तो देखिए 6 तरीके ध्यान रखिएगा, 6 तरीकों पे आपको सवाल मिलने की संभावना है पूरी। वो आपसे वे पूछ लेगा, तरीके पूछ लेगा। तो अगर आपने धारा पढ़ रखी है तो आप सीधा जवाब देंगे कि 6 प्रकार हैं। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 8 प्रकार, 6 प्रकार। तो आपने पढ़ा होगा तो आप जवाब देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप तुक्का मारेंगे। ठीक है, प्रवेश करता है।
अथवा यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या वहां अपराध कर चुकने पर उस ग्रह से या उसके किसी भाग से ऐसे 6 तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है। तो अगर एंट्री कर रहा है इन तरीकों से तो भी ग्रह भेदन है, और वहाँ कुछ अपना जो कर्मकांड उसे करना था उसे करने के बाद इन तरीकों से निकल रहा है बाहर तो भी ग्रह भेदन है। ये ध्यान रखिएगा। क्या समझे भाई? मान लीजिए एंट्री तो उसने की थी सामान्य तरीके से, इन 6 तरीकों से अन्यथा, मतलब सामान्य तरीके से एंट्री तो उसने की थी कैसे? ग्रह अतिचार के द्वारा। मेन रास्ते से था। हाँ, और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के कुछ लिए अपने तरीकों हाँ, से निकाल। इन 6 तरीकों में से कोई तरीका एक यूज करता है तब भी वो ग्रह भेदन ही हो जाएगा। अब क्या कहता है ये देखते हैं। फर्स्ट, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। सबसे पहला कह रहा है कि यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस ग्रह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह ग्रह अतिचार करने के लिए बनाया है। क्या समझे? कोई रास्ता या तो उसने स्वयं बनाया है या उसके किसी अबेटर ने बनाया है। समझे? अबेटर कौन होता है भाई? सर उकसाने वाला। कौन सी धारा में पढ़ा है आईपीसी की हमने एबेटर? कल्पना चौहान। एक 108। जी बहुत बढ़िया। एनु सही जवाब दिया है कल्पना ने। जी सर। इनका जवाब सही है कल्पना जी का। अबेटर बताया है इन्होंने 108 में। हाँ जी, दुष्प्रेरक हाँ जी सर 108 में है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो पहला समझ आ गया। पहला वाला जो तरीका है वो एंटर करे या एग्जिट करे ऐसे रास्ते से करे जो उसने स्वयं बनाया हो या किसी दुष्प्रेरक ने। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है पारुल सिंघल? सर 5 प्रकार से। सर 5 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं वो 5? बुशरा बेटा आप बताओ कितने प्रकार से किया जा सकता है दुष्प्रेरण? सर दुष्प्रेरण 5 तरीके से। नहीं है 3 तरीके, 2 तरीके से। 2 तरीके दे रखे हैं 107 में तो सर। अरे 3 तरीके बताए हैं, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। सर उस टाइम में क्लास में नहीं थी दुष्प्रेरण वाला, वो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब, वो शादी वगैरह थी ना तो उस टाइम में एब्सेंट थी। सर नहीं 3 प्रकार से है सर, बताती हूँ। हाँ बताओ। पहला है उकसाने, हाँ, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा, तीसरा है और तीसरा है सहायता द्वारा। हाँ अब मैं सोच रहा था भाई तीन प्रकार तो कानून ने बताए हैं और 2 प्रकार पारुल ने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिए और एक्स्ट्रा, है नहीं। चलिए हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अब ये आपको अब ये याद रहेगा, है ना। देखिए हम जो लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं इसका लाभ यही होता है कि हमारा जो चीज़, देखिए हम लोग सब मानव बुद्धि हैं तो मानव बुद्धि में गलती होने की संभावना अक्सर रहती है। तो गलती करने से मत हिचकिचाओ, गलती जी भर के करो, और जब उन गलतियों का आप सुधार करते हो ना तो वो फिर आपको जीवन भर याद रहती है कि ये हमने गलत बताया था फिर हमने सही किया था। ठीक है। और कानून एक ऐसा, कानून क्या कोई भी क्षेत्र है देख लीजिए लाइफ में जिसके आप टच में बने रहोगे उसके आप वो आपको जल्दी रिकॉल आप कर पाओगे। जिस चीज़ को आप छोड़ दोगे भूल जाओगे, निश्चित रूप से लंबे समय तक आप कानून की किताब ना पढ़ो तो
बड़ा बेवफा है ये, बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपके। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस और थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज ऑब्टेंड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। सेकंड कह रहा है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। जी क्या समझे भाई? सेकंड वाला कुछ पल्ले पड़ा? जी हाँ अनु जी बताइए क्या कहना चाह रहा है सेकंड वाला? यही है कि अगर मतलब सेकंड वाले में ये है कि किसी के घर के बाहर से या तो सीढ़ी लगा के चढ़ना या फिर किसी और सोर्स से, जैसे सपोज सर बराबर बराबर घर होते हैं पड़ोसियों के, किसी के छज्जे से चढ़ के मतलब चढ़ना या किसी रस्सी से चढ़ने के लिए और जो ना उस तरीके से किसी के घर में एंट्री करना। और या आप लोगों ने देखा होगा पहले वो पाइप थे ना, मोटे मोटे पाइप लटके रहते थे बाहर पानी वाले, छत से पानी हाँ जैसे निकल। वो बाहर जो पाइप लगे होते हाँ। हैं वो छज्जे से पानी बारिश वाले हाँ। उसके थ्रू चढ़ना। हाँ अधिकतर वो पाइप जो है वो पानी कम निकालते थे, चोरों को एंट्री ज्यादा कराते थे, है ना? हाँ। या फिर सर खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों के रास्ते से चढ़ जाना पीछे से। अब तो अंडरग्राउंड होने लगे ना पाइप। हाँ जैसे भी हाँ जी सर कोई भी एक ऐसी जगह मिल जाए जहां से आप आसानी से चढ़ सको, पकड़ सको किसी का मतलब हाँ। कोई भी, तो उस मतलब तरीके से कि चढ़ जाना। ये कह रहा है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशित नहीं है, मतलब कि कोई रास्ता है लेकिन मानव प्रवेश के लिए वो इंटेंडेड नहीं है, ठीक है, और या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। तो सेकंड वाला ये कह रहा है। थर्डली कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही और एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपनड in order to committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। ये कह रहा है यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आशित नहीं था। अधिभोगी किसे कहते हैं? ग्रह अधिभोगी शब्द आया ना इसमें, इंग्लिश में ऑक्यूपायर, जो उस घर में रह रहे होते हैं लोग। बिल्कुल। देखिए यहाँ स्वामी शब्द नहीं आया है, गृह स्वामी शब्द नहीं आया, अधिभोगी शब्द आया है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो ऑक्यूपाइड किए हुए है, स्वामी कोई भी हो सकता है और ऑक्यूपायर उससे अलग हो सकता है। स्वामी और ऑक्यूपायर दोनों सेम भी हो सकते हैं, है ना? ऐसा हो सकता है ना भाई, स्वामी है अपने घर में रह रहा है तो वो ऑक्यूपायर भी है और वो स्वामी भी है, वो उसका स्वामी भी है और कब्जाधारी भी है। और ऐसा हो सकता है कि स्वामी कोई हो और कब्जाधारी कोई अन्य व्यक्ति हो। तो यहाँ तीसरा कह रहा है कि रास्ता इस प्रकार का है जो अधिभोगी द्वारा इस आशय से नहीं खोला गया है कि उस रास्ते से कोई सामान्यतः आएगा या जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? फोर्थली चौथे पे आ जाइए। ये कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर ए हाउस ट्रेसपास। ये कह रहा कि यदि वह उस गृह अतिचार को करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।
जब ताला लगा हुआ है तो ताले खोल के अगर घुस रहा है, ताला खोल के घुस रहा है, तोड़ के घुस रहा है, तो तब भी वो गृह भेदन ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? बट जिस टाइम आप जो अधिभोगी हैं, मान लीजिए रात को आप सो रहे हैं और आपने घर का ताला लगा के आप सो रहे हैं आराम से, तो ताला तोड़ के आएगा तो वो उसी रास्ते से जिस रास्ते से सामान्य लोग आते जाते हैं। लेकिन क्या किया है उसने, क्योंकि उस वक्त अधिभोगी के द्वारा वो रास्ता आने जाने के लिए बंद किया हुआ था, आपने उस ताले को खोला, या तो मास्टर की लगा के खोला या आपने उसे तोड़ दिया ताले को। तो वैसी अवस्था में भी आप क्या करेंगे, गृह भेदन करेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया? फिफ्थ वन कह रहा है, इफ ही इफेक्ट्स द एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। पांचवा कह रहा है कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। क्या समझे? घुसते वक्त भी आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, असॉल्ट का इस्तेमाल किया, किसी को धमका के आप घुसे घर में, तो तब भी आप गृह भेदन ही करेंगे। इज दैट क्लियर? और सिक्स्थ वन कह रहा है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच ही नो टू हैव बीन फास्टनड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर एंड टू हैव बीन अनफास्टनड बाय हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास। छठवां कह रहा है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृहतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है। क्या समझे? कुछ घरों में एक मेन गेट होता है, एक छोटा गेट भी होता है पीछे दाएं बाएं साइड में, और वो आप क्या करते हैं, सामान्यतः उसे बंद करके रखते हैं। कभी आवश्यकता पड़ने पर आप खोलते हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन इस प्रकार के रास्ते से यदि आप खोल के, वो जो ट्रेसपासर है या तो वह एंटर वहाँ से कर रहा है या निकल वहाँ से रहा है, तो तब भी उसका गृह भेदन ही माना जाएगा, क्योंकि वो रास्ता आपने सामान्य तौर पर आने जाने के लिए इस्तेमाल में नहीं है। उसको आप ऐसे कर रहे हो तो तब भी उसको हाउस ब्रेक कर रहे हो आप। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है भाई, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद ए हाउस and between which and such house there is an immediate internal communication is part of the house within the meaning of this section। स्पष्टीकरण कह रहा है कि कोई उपग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे ग्रह के बीच आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस ग्रह का ही भाग है। स्पष्टीकरण कुछ पल्ले पड़ा एनु? जी सर। हाँ, क्या कह रहा है ये स्पष्टीकरण? सर ये है कि जो मतलब कोई घर है और उसका यूज मतलब रहने के निर्माण। देखिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, तो उसमें आउट हाउस बना के रखते हैं अपने सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए, या आपको गेस्ट के लिए अलग से एक व्यवस्था बना देते हैं। तो भले ही उस घर में आउट हाउस में कुछ दूरी हो, लेकिन इंटरनल आप उस घर से आउट हाउस में, आउट हाउस से उस घर में बाउंड्री के अंदर ही आ जा सकते हो। तो ऐसी अवस्था में जो आउट हाउस वाला हिस्सा है वो भी उस ग्रह का ही हिस्सा माना जाएगा। वो उस मेन ग्रह से अलग इकाई नहीं है, वो उसी का पार्ट है। अगर कोई उसमें भी एंटर करेगा तो गृह भेदन का अपराध वहाँ भी हो जाएगा। वो ये प्ली नहीं ले सकता कि जो मुख्य घर है वो तो इससे कुछ दूरी पे है अंदर, मैं तो केवल आउट हाउस में घुसा था। क्लियर हुआ? सर क्योंकि वो एक ही बाउंड्री के अंदर हाँ, है, एक ही बाउंड्री के अंदर है। बस वो क्या है कि आउट हाउस के तौर पे उसे थोड़ा दूरी पे बना दिया है, लेकिन अंदर उसमें आने और जाने के लिए घर की सीमा से बाहर नहीं जाना पड़ता, इंटरनल ही उसमें जाने का रास्ता है। समझ आया भाई? जैसे स्कूल का चौकीदार हो तो या स्कूल हो, वो भी उसी में आएगा ना?
मैं आपका सवाल नहीं समझा महोदय। सर जैसे चौकीदार होते हैं वो गेट पे ही बनाए। हाँ, वही उसी के बारे में बात हो रही है। आउट हाउस जिसे बोल दें, है ना। आपका सर्वेंट क्वार्टर आप बना देते हैं अपने घर के बाउंड्री के अंदर ही, साइड में सर्वेंट क्वार्टर हैं आपके। तो अगर वहाँ भी कोई एंटर कर रहा है इस प्रकार, इन 6 तरीकों से एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, दोनों ही अवस्थाओं में गृह भेदन हो जाता है। ये हम पढ़ ही रहे हैं पीछे से कि एंटर हो जाए या एग्जिट हो जाए, इन 6 प्रकार में से किसी एक प्रकार में से हो जाए कम से कम, तो गृह भेदन का अपराध हो जाता है। इलस्ट्रेशन है इसका, इलस्ट्रेशन ए देख लीजिए। ये कह रहा है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। यह कि गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि शरीर का एक भाग भी अगर अंदर आ जाए तब भी वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। तो यहाँ दीवार में छेद करके वो एंट्री करने के लिए अंदर पहले हाथ डाल रहा है, तो उसने जैसे ही हाथ डाला उसकी पूरी बॉडी अंदर चली जाए ये आवश्यक नहीं है। हमने पीछे गृह अतिचार में ही पढ़ा है ना। और एक विशेष प्रकार का गृह अतिचार ही तो गृह भेदन है। क्लियर है भाई? यस सर। इसके बाकी इलस्ट्रेशन आप सेल्फ देखिएगा, ठीक है। 446 बात करता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जो हमने 445 पढ़ा है उसका नाइट वाला जो वर्जन है वो 446 है। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन करता है वह रात्रो गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है। रात्रो का मतलब तो हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं आईपीसी में, रात्रि का मतलब यही है कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व, ठीक है। वो बीच का पूरा समय रात्रो ही माना जाता है, नाइट माना जाता है। इज दैट क्लियर भाई? वैसे अगर हम इसे किसी समय में बांध के चलते कि इस समय से इस समय तक, तो दिन और रात के समय हमारे यहाँ रोज बदलते हैं, है ना। इज दैट क्लियर? तो इसे समय में ना बांध के उन्होंने सूर्यास्त और सूर्योदय से जोड़ दिया बिल्कुल। और ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट समय हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हमारा इंडिया ही अगर आप देख लें तो इंडिया में ही आपको डिफरेंट टाइम जोन मिल जाएंगे, लेकिन आइए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो सब जगह सेम ही है। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो इस साइड हमारा जो इस साइड वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, उस टाइम उस तरफ सूर्योदय जल्दी हो जाता है और इधर गुजरात साइड वाला जो हिस्सा है उसमें लेट होता है ना ऐसा? जी सर। हमारे और बांग्लादेश के समय में कितना अंतर है? कितना है खान साहब? सर 45 मिनट। 45 है या 30 मिनट है ओनली? पाकिस्तान का है सर। हाँ, तो पाकिस्तान का तो इस साइड हो गया 30 और उधर का उस साइड हो गया 30। आई थिंक 30 मिनट है, चेक कीजिएगा आप, है ना। जी सर। हाँ, और आप ये देखिए कि बांग्लादेश से परे भी भारत है ना। बांग्लादेश तो हमारे बीच में आ रहा है ना इंडिया के। यस सर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सर 2 घंटे का अंतर है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप शीतल जी। चलिए 447 48 ये देखिए दंड की बात कर रहा है। 447 आपराधिक अतिचार के दंड की बात कर रहा है भैया। 448 गृह अतिचार के दंड की बात कर रहा है। ये डिफरेंट काइंड के दंड हैं, इन्हें आप स्वयं देखिएगा। जो मेन क्रक्स था
वो मैंने इनका बेसिक आपको समझा दिया है। बाकी इन धाराओं में इसका पिनल बताया जा रहा है, तो पेनल्टी पर नज़र मार लीजिएगा एक बार। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ से सवाल उठ के आएगा अगर कोई आएगा तो, ठीक है ना। अब इसमें एक 452 है धारा, इसको देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और अक्सर ये बहुतायत प्रैक्टिस में भी यूज होती है। 452 ये कह रहा है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये कह रहा है whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment for either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 452 जो है अक्सर आप लोगों ने जो प्रैक्टिस में है साथी लोग, वो घर में घुसकर जब मारपीट करी दिखाई जाती है तो 452 धारा लगती है। और चूंकि इसमें 7 साल की सज़ा है तो ये सेक्शन जो है थोड़ा भारी पड़ता है बेल में जाके ना, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप धारा झूठी लगाई जाती। हाँ, क्या कह रहे हो? सर धारा झूठी लगाई जाती का सर, ये धारा का झूठी लगाई जाती। ये धारा देखिए, कुछ धाराएं मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि कुछ धाराएं जो है ना ऑर्नामेंटल सेक्शन है। ऑर्नामेंटल समझते हो ना आप? आभूषण, जैसे स्त्री को सजाने के लिए उसे आभूषण पहनाए जाते हैं, वैसे ही केस को सुसज्जित करने के लिए 504, 506, 452 है ना। अगर कुछ ऐसा ना भी हो तो हम प्रयास करते हैं उसका पुट डालने का, ठीक है भाई। आपने किसी सज्जन को उसके घर के बाहर ही पकड़ के 4 चांटे मार दिए, ना आपने उसे गाली दी, ना गलोच की, कुछ नहीं किया आपने, ना आप उसके घर में घुसे, तो जब वो FIR लिखेगा ना आपके खिलाफ, तो फिर ये सारी चीज़ें उठा के मेरे घर में घुस के मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हुए घुसा है ना, और मेरे साथ मारपीट की, तो ये मतलब ये ऐसी बात नहीं कि ये हर टाइम झूठे ही लगते हैं। एक्चुअल घटनाएं भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जहाँ नहीं भी होते वहाँ भी हम इन्हें उठा के अपने केस को सुसज्जित करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसे खूबसूरती प्रदान करने के लिए जो है हम इन सेक्शंस का बहुतायत प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। ये सब पिनल क्लोज वाली धाराएं हैं, इन्हें आप स्वयं देखिएगा, ठीक है। 455 देख लीजिएगा। 457 लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि हुएवर कमिट्स लर्किंग, 457 देख रहे हैं हम, 457 निकाल लीजिए आप अपने बैरेक्ट में। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. And if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to 14 years। 457 ये कह रहा है कि कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृहविचार या रात्रो गृह भेदन, जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृहविचार या रात्रो गृह भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशित हो चोरी हो तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक की हो जाएगी। ये बात 457 में ये अंतर याद रखिए कि अगर चोरी इत्यादि का अपराध करने के आशय से वो कर रहा है रात्रो प्रच्छन्न गतिचार या रात्रो गृह भेदन तो 14 वर्ष तक की सज़ा है, और चोरी के अलावा अन्य कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने की नीयत से घुस रहा है तो वहाँ 5 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है। ठीक है भाई, क्लियर? और उत्तर प्रदेश का इसमें संशोधन भी किया हुआ है 457 में। यहाँ इसमें
पूजा स्थल की मूर्तियाँ इत्यादि चुराने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मूर्तियों पे से गहने चुरा लेना, मूर्तियों के मुकुट चुरा लेना, कपड़े चुरा लेना, इस टाइप के बहुत सारे केस होते हैं। तो ये संशोधन किया गया है इसमें यूपी का, ठीक है, 1995 में संशोधन किया गया है। ये कह रहा है whoever commits lurking house trespass by night or house breaking by night in any building used as a place of worship in order to the committing of the offense of theft of any idol or icon from such buildings shall, notwithstanding anything contained in subsection 1, be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than 3 years but which may extend to 14 years, and with fine which shall not be less than 5,000 rupees। तो ये स्पेशल व्यवस्था पूजा स्थलों के लिए संशोधन करके उत्तर प्रदेश ने जोड़ी है इसमें, क्योंकि बहुतायत मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, कहीं भी कोई भी पूजा स्थल हो सकता है जहाँ से चोरी की जा सकती है। और विशेष तौर पे यहाँ बात क्या की गई है, बात क्या कर रहा है, जो कोई किसी इमारत में जो पूजा स्थल के रूप में उपयोग की जाती है, ऐसी इमारत से कोई मूर्ति या प्रतिमा चुराने का अपराध कारित करने के लिए। तो मूर्ति या प्रतिमा जो है वो मस्जिद में तो होती नहीं, मंदिर में होती है या चर्च में भी होती है ना, और गुरुद्वारे में भी हो सकती है मूर्ति आदि। तो ये जो संशोधन है ये यूपी का संशोधन है, ठीक है भाई। 458, 59, 60 ये सब सेल्फ स्टडी के लिए हैं। इनमें आपको केवल जो है पेनल्टी देखनी है, कम ज़्यादा होती रहेगी। बाकी जो मेन क्रक्स है कि रात्रों प्रच्छन्न गृहतिचार क्या है, प्रच्छन्न गृहतिचार क्या है ना, गृह भेदन क्या है, ये सब आपका मैंने क्लियर करा दिया है। बाकी जो पिनल सेक्शन है, पिनल सेक्शन को आप स्वयं देखिए। और चैप्टर 18 पे आ जाते हैं। अब 17 आपका समाप्त हो गया है। 18 कह रहा है कूट रचना, 463 बात कर रहा है काहे की, कूट रचना की। कूट रचना क्या होती है भाई, फोर्जरी। कूट रचना इंग्लिश में फोर्जरी। ये कह रहा है whoever makes any false documents or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud or that fraud may be committed, commits forgery। कूट रचना ये कह रहा जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को मतलब पब्लिक को, लोक तो आप सभी समझते होंगे, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या किसी व्यक्ति को, तो दोनों इंक्लूड हैं यहाँ। पब्लिकली भी कोई नुकसान करने की नीयत हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी ऐसा आशय हो सकता है, ठीक है। या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या तो किसी को क्षति की जा रही है या अपने किसी हक या दावे का समर्थन के लिए हमें कोई ऐसा पेपर तैयार कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, चाहे वो कैसा हो, सामान्य दस्तावेज हो, ठीक, समर्थन किया जाए। या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। 463 जो है वो कूट रचना को परिभाषित कर रहा है कि व्हाट इज कूट रचना, ठीक है। समझ आया भाई फोर्जरी की डेफिनेशन 463 में? हाँ जी जी सर, समझ आ रहा है भाई?
तो 464 कह रहा है मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, वहाँ तो फोर्जरी बता दिया 463 में कि कूट रचना क्या है, और 464 कह रहा है कि मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, अ पर्सन इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फर्स्ट who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document. B. Makes or transmits any electronic record or part of any electronic record. C. Affixes any electronic signature or any electronic record. D. Makes any mark denoting the execution of a document or the authenticity of the electronic signature with the intention of causing it to be believed that such document or a part of document, electronic record or electronic signature was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed. Or secondly, who without lawful authority dishonestly or fraudulently by cancellation or otherwise alters a document or an electronic record in any material part thereof after it has been made, executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration. और ये कह रहा है 464 जो मिथ्या दस्तावेज रचना है, काफ़ी लंबी बात बता रहा है। तीसरा भी इसका एक बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपने देख लिए, तीसरा कह रहा है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेज एनी पर्सन to sign, seal, execute or alter a document or an electronic record or to affix his electronic signature on any electronic record, knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or electronic record और द नेचर ऑफ द अल्टरेशन। देखिए जो 464 मिथ्या दस्तावेज रचना है, काफ़ी लंबा सेक्शन है। ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 हिस्से इसके हैं, जिसका इंग्लिश वर्जन हमने देखा है। अब इसका हिंदी वर्जन में डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। ये कह रहा है कि जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से का किसी दस्तावेज के या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। क्या समझे? दस्तावेज पूरा भी हो सकता है या दस्तावेज का कोई भाग भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दस्तावेज ठीक हो और उसका कुछ भाग मिथ्या रचा गया हो। समझे? किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है। ठीक है, पारेषित करना मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है ना, तो उसका पारेषण किया जा सकता है ना। पारेषण से क्या मतलब है? भेजता है। हाँ, मतलब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजना, तो वो पारेषण ही हो जाता है उसका। बहुत बढ़िया। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है। ठीक है। और दस्तावेज का निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रमाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था। क्या समझे आप? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसको
प्रामाणिकता लाने के लिए कोई सर्टिफिकेट लगाना है, और वैसा सर्टिफिकेट आप जो है एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा में है भाई वो ऐसा सर्टिफिकेट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंट इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तो 65B में है। हाँ, तो 65B में ही सर्टिफिकेट का भी प्रावधान है, समझे ना। मान लीजिए आप कोई व्हाट्सएप की चैटिंग का रिकॉर्ड दाखिल कर रहे हैं न्यायालय के सामने, तो आपको उसके साथ जो है 65B का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तभी वो पढ़ी जाएगी। 65B का सर्टिफिकेट कौन देगा? जो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप अपने रिकॉर्ड से टैली करके बताएगा कि यस, ये चैटिंग जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे हुई थी इन लोगों के बीच। उसके सर्टिफिकेट के बिना वो चैटिंग जो है वो रद्दी कागज़ का टुकड़ा है। तो वैसे स्थान के लिए आप अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट फर्जी बनाओगे तो वो मिथ्या दस्तावेज रचने में चले जाओगे। समझ आ रहा है भाई? यस सर। तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक। सेकेंडली कह रहा है जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन करके परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपट पूर्वक करता है। तो मान लीजिए कोई ऐसी बात हुई थी, कोई दस्तावेज रचा गया था और उसके कैंसिलेशन के बारे में कोई झूठा प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, झूठा कागज़ तैयार कराया जा रहा है कि ये जो चीज़, ये जो रिकॉर्ड था इसको रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? रद्द कौन करेगा? मान लीजिए किसी ने विल बनाई तो उसको रद्द भी तो विल बनाने वाला ही करेगा। तो ऐसी विल को रद्द करने का कोई आप कागज़ तैयार कर रहे हैं फेक, तो समझ आ रहा भाई? ये कह रहा है ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, मतलब हो सकता है कि व्यक्ति के मरने के बाद ऐसा काम किया जा रहा हो जिसकी विल है, या उसके जीते जी भी ऐसा काम किया जा रहा हो। हालांकि विल का तो चैप्टर ही मरने के बाद खुलता है ना। अगर वो व्यक्ति मर गया तभी तो उसके बारे में लोग खड़े होते हैं झूठे सच्चे कागज लेके। एक विल वो बना के जाता है, 4 विल उसकी बना ली जाती है। हाँ सर, जिसका विल में नाम नहीं होगा या जिसका कम हिस्सा होगा वही खड़ा हो जाएगा। हाँ, वो अपना लेके खड़ा हो जाएगा, है ना। विल का पंजीकरण जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। जी, कोई बताइए भाई। शीतल राज, क्या सर बताया, बार बताओ। क्या विल का पंजीकरण किया जाना कानूनन जरूरी है? सर यस सर, वैसे सर जी सर जरूरी है। जरूरी कौन कह रहे हैं? प्रवीण जी। हम भी कह रहे हैं। शीतल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं माइक में कुछ आपके फॉल्ट है। आप बोल रही हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जी, पारुल। 2003 शायद, मुझे डेट। हाँ, 2003 के बाद से अब रजिस्टर्ड कंपलसरी कर दिया है सर। जी शीतल जी, बहुत बढ़िया। पारुल सिंघल, आपकी क्या राय है इस बारे में? सर विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चाहिए नहीं कह रहा हूँ मैं, चाहिए तो पता नहीं क्या क्या। मैं कह रहा हूँ कि कानूनन वो जरूरी है या नहीं है, बस चाहिए। जरूरी है रजिस्टर्ड विल। अच्छा सर वरना वो फर्जी मानी जाएगी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। एनू, आपकी क्या राय है इस बारे में?
50-50 है सर कि नहीं होती है पंजीकरण। मतलब मन करे तो करा लो, ना मन करे ना करो। नहीं सर, मन वाला बात नहीं। आपने अभी बोला ना कि चाहिए तो बहुत कुछ है, मतलब हम ये अभी तक हमें जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि शायद बिल रजिस्टर्ड नहीं होती है सर, उसका पंजीकरण नहीं होता है। नहीं, पंजीकरण तो होता है। सर, आप जी, जाइए पंजीकरण रजिस्ट्रार के यहाँ, बिल्कुल इजीली वो रसीद काटेंगे, फीस ले लेंगे आप सर, पंजीकरण करके आपको रजिस्टर्ड बिल दे देंगे। चलिए मैं आप लोगों का संदेह निवारण करता हूँ। देखिए, सामान्य नियम ये है कि विल का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, सामान्य नियम है, ठीक है। परंतु यदि आप अपनी विल को रजिस्टर्ड कराना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर 1 बात समझ में आ गई। और सर। नंबर 2 बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद यदि विल जो है वो भूमि संबंधी संपत्ति की जा रही है, यानी कि आपकी जो खेती संबंधी जो ज़मीनें हैं, 2004 के बाद ऐसी विल का पंजीकरण मस्ट है। उनको आप अपंजीकृत नहीं रख सकते। वो अपंजीकृत की कोई वैल्यू 2004 के बाद खेती संबंधी अगर कोई प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंस समझिए आप। क्लियर? जी सर, क्लियर है। हाँ, तो लेकिन अगर सर रहने की प्रॉपर्टी है तो हाँ वो निवास है हाँ निवास है तो आप सादे कागज़ पे विल बना सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो उस विल को आप प्रिकॉशनरी रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। ये आपका स्वीट विल है, ये आपकी सदिच्छा है। आप उस विल को पंजीकृत कराएं या ना कराएं, दोनों ही अवस्था में वो विल काम करेगी। लेकिन अब जो है सामान्यतः हर प्रकार की विल का समझदार लोग पंजीकरण कराते हैं, क्योंकि जो पंजीकृत विल है वो अपंजीकृत विल पे प्रिवेल कर जाएगी और राइट इफेक्ट रखेगी। एक बंदा तो अपंजीकृत विल लेके खड़ा है और एक बंदा पंजीकृत विल लेके खड़ा है, तो वो पंजीकृत विल जो है उस अपंजीकृत विल पर भारी पड़ेगी, ये समझिए आप। पारुल, कुछ हुआ संदेह निवारण? जी सर। हो गया ना? हाँ जी। तो आगे से अगर कोई पूछे विल के बारे में तो सीधा बताओ कि भाई खेती की ज़मीन है तो आपको विल पंजीकृत करानी ही पड़ेगी, निश्चित, ये मस्ट है। और वहाँ आपका उसमें लगेगा शुड। आप चाहें तो कराएं, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप जो है उसका भी पंजीकृत करा सकते हो, जो खेती से अन्यथा विल है, दुकान की है, मकान की है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसका तीसरा रह गया था। तीसरा पढ़ लिया हमने? नहीं पढ़ा। तीसरा का हिंदी वर्जन शायद रह गया है ना? देखते हैं। ये कह रहा, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को परिवर्तन के रूप को चित्त विकृति या मतता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता, या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तन किया जाना या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कराया जाना कारित करता है तो भी मिथ्या दस्तावेज माना जाएगा। मान लीजिए कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, उससे आपने कुछ करा लिया, या कोई मतता की हालत में है, वो नहीं जानता, नहीं समझ सकता, प्रवंचना जो उसके साथ की जा रही है उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसके नाम से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट भी तीसरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली मिथ्या दस्तावेज माने जाएंगे। इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है, ए हैज़ ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी for ₹10,000 written by Z. A in order to defraud B adds a cipher to the 10,000 and makes the sum 1 lakh, मतलब 1 lakh कर लेता है, intending that it may be believed by B Z so wrote the letter. A has committed forgery. के पास ये द्वारा लिखा हुआ एक 10,000 रुपये का प्रत्यय पत्र है, ठीक है,
और प्रत्यय पत्र में ख क्या करता है, ख से कपट करने के लिए क 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है, ठीक है। और उस राशि को 1,00,000 रुपये इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि यह ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था, क ने कूट रचना की है। समझे भाई? कुछ समझ आया बुशरा? सर उसने 1 0 बढ़ा दी, अमाउंट बढ़ गई, 10,000 से 1,00,000 हो गई। हाँ, तो यहाँ उसने क्या किया, उसने सर कूट रचना की। उसका आशय ये था कि जो है वो ये मान ले, ये विश्वास कर ले कि ऐसे उसने 1,00,000 की अमाउंट डाली थी ये ने, तो उसको तो 90,000 का उसने फटका लगाने का उसका नियत क्या है कि उसको 90,000 का नुकसान हो जाए, है ना, उसे Yes, sir. और उसे 90,000 रुपये का लाभ हो जाए। लाभ कैसा है होगा वो सदोष? रॉन्गफुल, और रॉन्गफुल गेन, और हानि भी कैसी होगी? रॉन्गफुल। कौन सी धारा में पढ़ा है हमने रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस? सर सेक्शन 23। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए इसके बाकी इलस्ट्रेशन आप स्वयं पढ़िएगा। और भाई मेरे आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल जो बाकी बचे हुए सेक्शन हैं उनको हम फाइनली आपकी आईपीसी का जो है विसर्जन कल की क्लास में कर देंगे, अगर कल की क्लास का मौका लगा तो मेरा, ठीक है। और मेरा सभी जितने भी एस्पायरेंट हैं पीसीएस जे जिनका 12 फरवरी 2023 को परीक्षा है, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी को। और आप सभी सेल्फ स्टडी में जुटे रहिए। इस बीच भी अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप हमें कॉल करके, मैसेज करके, जो भी हमारे लायक सहायता है हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। और आप जो है माइट भी कल क्लास, अगर मैं कल गांव ना गया तो मैं कल शाम की क्लास लूँगा, और अगर मैं कल गांव निकल गया तो फिर आपकी क्लास ये लास्ट क्लास हो सकती है आज एग्ज़ाम से पहले। और फिर हम प्रीलिम्स के बाद नए सिरे से फिर जुटेंगे आप लोगों के लिए इसी प्रकार, ठीक है जी। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। सर आपने अपना